Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on CPU scheduling examples. Students, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स डिस्कस की थी और साथ ही उनका इवैल्यूएशन बताया था। हमने जो एल्गोरिथम्स थी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स उनको डिस्कस किया था, जिसमें हमने एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इनको डिस्कस भी किया था और साथ में इनको इवेल्युएट किया था कि ये सेफ सेट ऑफ प्रोसेसेस को अगर हम यूज करें तो और इन एल्गोरिथम्स को उनके ऊपर लगाएं तो कौन सी एल्गोरिथम बेटर रहेगी, कौन सी उससे कम रहेगी, ये हमने इवेल्युएट किया था। अब हम कुछ सॉल्व एग्जांपल लेते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को हम प्रोसेसेस के ऊपर यूज करें तो किस तरह से उनको उनका वेटिंग टाइम निकल के आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरह के एग्जांपल्स एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कि एल्गोरिथम्स पूछी जाती हैं और साथ में कहा जाता है कि आप इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करिए या टर्न अराउंड टाइम जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे उनके बेसिस पर उनको कैलकुलेट भी कराया जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग का। इन एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें एक जेन चार्ट क्रिएट करना हो एफसीएफएस पॉलिसी के थ्रू, सबसे पहले हमने लेते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी, जिसके थ्रू हमें क्या करना है कि एक सेट ऑफ प्रोसेसेस अगर हमें दे रखी है और उसके साथ हमें बता रखा है कि टाइम कोई भी टाइम है उनका अराइविंग टाइम है 0 जिसपे ये सेट ऑफ प्रोसेसेस आई हैं और साथ में हमें बस टाइम दे रखा है सीपीयू का मिली सेकेंड में, जिससे हमें क्या करना है एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, सेट ऑफ प्रोसेसेस हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, हमारे पास में 3 सेट ऑफ प्रोसेसेस दे रखी हैं P1, P2 एंड P3। इनका सीपीयू बस टाइम जो है वो मिली सेकेंड में दिया हुआ है। वो टाइम क्या है 13 मिली सेकेंड P1 के लिए, 8 मिली सेकेंड P2 के लिए और 83 मिली सेकेंड P3 के लिए दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें एफसीएफएस पॉलिसी लगानी है। जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, उस एग्जांपल में हमें क्या करना है, हमें जेन चार्ट क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है एफसीएफएस पॉलिसी के थ्रू। और क्या करना है, ये सारी प्रोसेसेस टाइम 0 पर हमारे पास में आई हुई हैं, तो हमें क्या करना है वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है इनके लिए। तो हमारे पास में क्योंकि एफसीएफएस पॉलिसी लगानी है तो एफसीएफएस पॉलिसी क्या कहती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो प्रोसेस पहले आई है उसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जो बाद में आई है उसे बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई टाइम 0 पे, P1, फिर P2, फिर P3। तो हमने जैन चार्ट क्रिएट किया यहाँ पर सबसे पहले P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया। P1 प्रोसेस की लेंथ कितनी है 13 मिली सेकेंड, 13 मिली सेकेंड तक P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। फिर P2 प्रोसेस आई, उसकी लेंथ कितनी है 8 मिली सेकेंड, वो एग्जीक्यूट होगी। फिर P3 प्रोसेस आई, उसकी लेंथ कितनी है 83 मिली सेकेंड, वो एग्जीक्यूट होगी। यानी P1 प्रोसेस का अब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालें, P1 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा, वो 0 मिली सेकेंड पे आई, उसे कोई वेट नहीं करना पड़ा, उसे 0 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। यहाँ वेटिंग टाइम निकालते जा रहे हैं, P1 प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा 0 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। फिर आई P2 प्रोसेस, P2 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा, जितनी देर तक P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई थी। तो P1 प्रोसेस कितनी देर एग्जीक्यूट हुई थी, P1 प्रोसेस 13 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई थी। यानी P1 P2 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा 13 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ा। फिर हमारी P3 प्रोसेस आई, P3 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा, जितनी देर P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई और P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। P1 13 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुई थी, P2 8 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुई थी, यानी टोटल 21 मिली सेकेंड तक इसको वेट करना पड़ा। इसके बाद में जो प्रोसेस आएगी नेक्स्ट, उसे कितना वेट करना पड़ेगा, उसे 13 + 8 + 83 यानी 104 मिली सेकेंड नेक्स्ट प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे पास क्योंकि 3 ही प्रोसेस थी तो हम इन तीनों का लेंगे। पहली प्रोसेस को 0 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा, दूसरी प्रोसेस को 13 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा, तीसरी प्रोसेस को 21 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। यानी अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 0 + 13 + 21 डिवाइड बाई 3 = 34
डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आएगा इसमें 11.33 मिली सेकेंड। तो इस तरह से हम एवरेज वेटिंग टाइम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर इसमें अब हम दूसरा एग्जांपल, ये तो सिंपल एक एग्जांपल था कि एफसीएफएस पॉलिसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अब इसके बाद में दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जो आपने पढ़ी थी। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट क्या कहती है कि इसमें जो प्रोसेस छोटी हो, शॉर्टेस्ट हो, उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराना है, जो प्रोसेस बड़ी है उसको बाद में एग्जीक्यूट कराना है। तो इसमें इसी सीक्वेंस में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराया जाता है। जो सबसे छोटी होती है उसे पहले एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर उससे बड़ी कराते हैं, फिर उससे बड़ी कराते हैं। तो ये प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग का एग्जांपल होता है। लेकिन इसके अंदर कई बार हम इसका प्रिएम्प्टिव वर्जन भी यूज कर सकते हैं। प्रिएम्प्टिव वर्जन क्या होता है कि अगर टाइम 0 पर हमने प्रोसेसेस को स्टार्ट किया, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद में जब हमने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। यानी कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होना शुरू हुई और एग्जीक्यूशन चल रहा है प्रोसेस का, तभी एक नई प्रोसेस रेडी क्यू में आती है, और उस प्रोसेस का टाइम जो बस सीपीयू बस टाइम है, वो टाइम रन होने वाली प्रोसेस के रिमेनिंग टाइम, जो भी टाइम बचा हुआ है, उससे कम है। तो आने वाली प्रोसेस अगर उससे भी छोटी है तो उस प्रोसेस को पहले चांस मिलना चाहिए एग्जीक्यूट होने का। तो अगर हम इसमें प्रीएम्प्ट कर सकते हैं उस प्रोसेस को, तो हम उस प्रोसेस को वहां से हटा के एग्जीक्यूशन हो रही है जो प्रोसेस, उससे सीपीयू वापस लेके जो नई प्रोसेस जो उससे भी छोटी है और अभी रेडी क्यू में आई है, उसको चांस पहले दे सकते हैं अगर प्रीएम्प्ट कर सकते हैं तो। यानी अगर प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो हम उसमें ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो हम उसमें ये नहीं कर सकते। तो एसजीएफ एल्गोरिथम दो तरह के वर्जन में अवेलेबल होती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर प्रीएम्प्टिव है तो उसमें इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसमें हम कह रहे हैं यूजिंग प्रीएम्प्टिव एसजीएफ शेड्यूलिंग, ड्रॉ द जेन चार्ट एंड कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर गिवन डेटा। अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमारे पास में तीन प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3, जिनका अराइवल टाइम क्या है, P1 जो है 0 पर आई, P2 1 पर आई और P3 जो है 2 मिली सेकेंड पर आई। ये इनके अराइवल टाइम है। P1 का वर्स्ट टाइम 18 है, P2 का वर्स्ट टाइम 10 है, P3 का वर्स्ट टाइम 82 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इफ द प्रोसेस अराइव एट द रेडी क्यू एट द टाइमिंग गिवन। प्रोसेस जो टाइम दिया हुआ है एक साथ नहीं आई है, जो टाइम दिया हुआ है उन टाइमिंग्स पर ये प्रोसेस रेडी क्यू में आई है, एंड नीड द गिवन बस टाइम। और इतना टाइम जो बस टाइम दिया हुआ है, इतना टाइम इनको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। देन द रिजल्टिंग प्रीएम्प्टिव एफ शेड्यूलिंग इज एज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। अब इसमें जो हमारी रिजल्टिंग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है वो कैसे होगी। अब देखिए, अगर हम नॉर्मली एसजीएफ एल्गोरिथम लगाते और अराइविंग टाइम नहीं देते तो क्या होता, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस जो है वो शेड्यूल होती। सबसे पहले ये P2 वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट होती, फिर P1 होती, फिर P3 होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अराइवल टाइम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास थी ही P1 प्रोसेस, P2 तो बाद में आई। हमारे पास सिर्फ P1 ही प्रोसेस थी 0 टाइम पर, तो P1 ही पहले एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद में P2 प्रोसेस आई, तब हमारा डिसीजन हुआ कि अब हमें P1 को एग्जीक्यूट कराना है या P2 को कराना है, लेकिन पहले तो P1 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर जैन चार्ट देखो, P1 प्रोसेस जो है 0 टाइम जैसे शुरू हुआ, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। P1 प्रोसेस जैसे ही एग्जीक्यूट हो रही थी, तभी क्या हुआ, 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो गई थी। 1 मिली सेकेंड पर यहाँ पर P2 प्रोसेस एंटर हुई। अब P2 प्रोसेस जब एंटर हुई तो P2 प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए था, यहाँ पर P2 प्रोसेस को कितने देर चाहिए थी, P2 प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड का टाइम चाहिए था। इसका टाइम कितना है, 18 मिली सेकेंड। ये कुछ देर एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन इसको कितना टाइम चाहिए, 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड का टाइम इसके एग्जीक्यूशन टाइम से क्या है, कम है।
तो क्या हुआ, ये वाली प्रोसेस छोटी थी, ये वाली प्रोसेस बड़ी थी, तो क्या हुआ, प्रीएम्प्टिव वर्जन है क्योंकि, तो क्या होगा, P2 प्रोसेस को पहले चांस मिलेगा, P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा और P2 प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिया जाएगा। P2 प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद में P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो P1 के लिए कितना एग्जीक्यूशन टाइम हुआ, वेटिंग टाइम P1 का कितना हुआ, पहले 0 मिली सेकेंड वेट किया, फिर 11 में से 1 माइनस किया, नहीं 10 मिली सेकेंड फिर से वेट किया। P2 के लिए कितना वेटिंग टाइम हुआ, P2 को आते से चांस मिल गया, 0 मिली सेकेंड वेट किया, और P3 ने कितना वेट किया, 28 मिली सेकेंड, तो यहाँ वेट किया, 1 मिली सेकेंड यहाँ पे वेट किया, यानी 26 मिली सेकेंड यहाँ पर इसने वेट किया। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकल के आया, 10 इसका, 0 इसका, 26 इसका, यानी 36 मिली सेकेंड अपॉन 3, और यहाँ पर रिजल्ट आया 12 मिली सेकेंड का वेटिंग टाइम यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये हमारा इस तरह से वेटिंग टाइम जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव वाला वर्जन यूज करते तो पहले P2 को ही रन कराते, फिर P1 का नंबर आता, लेकिन यहाँ पर P1 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो गई। क्यों हो गई 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट, क्योंकि P2 तब तक सिस्टम में आई ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही P2 सिस्टम में आई तो P1 वाली प्रोसेस जो है प्रीएम्प्ट हो गई और P2 को चांस मिल गया एग्जीक्यूट होने का। तो इसको हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की जगह, कई जगह बुक्स के अंदर इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम भी कहा जाता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में ही प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी पढ़ते हैं। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का क्या एग्जांपल लिया जा सकता है यहाँ पर, देखिए, शेड्यूल द गिवन प्रोसेस यूजिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग when all the processes arrive at time 0। यहाँ पर सारी प्रोसेस एक साथ आई है टाइम 0 पर, इन ऑर्डर P1, P2, P3, P4, P5, ये नहीं इसी ऑर्डर में आई हैं, इनके प्रायोरिटी इसी ऑर्डर में यहाँ पर आई हैं 0 टाइम पर, विद लेंथ ऑफ सीपीयू बस टाइम गिवन एज मिली सेकेंड। सीपीयू बस टाइम इनका ये दे रखा है, P1 प्रोसेस को चाहिए 11 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होने के लिए, P2 प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड चाहिए, P3 प्रोसेस को 3 मिली सेकेंड चाहिए, P4 प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड चाहिए, और P5 प्रोसेस को 6 मिली सेकेंड चाहिए। साथ ही इनके साथ में, क्योंकि ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, तो इसमें इनकी प्रायोरिटी भी दे रखी है। P1 प्रोसेस की प्रायोरिटी 3 है, P2 की 1 है, P3 की 4 है, P4 की 5 है, और P5 की 2 प्रायोरिटी है। तो अब यहाँ पर गैंट चार्ट जो है इस प्रॉब्लम के लिए हम क्रिएट करेंगे। अब प्रोसेस इस सीक्वेंस में आई है, तो सबसे पहले जो इनकी प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी के बेसिस पर इनको एग्जीक्यूट कराना शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किस प्रोसेस की है, यहाँ पर P2 सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे है हमारे पास में। तो P2 प्रोसेस सबसे 1 नंबर पर है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिली है यहाँ पर P2 को मिली है सबसे पहली प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होगी, 0 मिली सेकेंड से वेट करना पड़ा। फिर इसके बाद में सेकेंड प्रायोरिटी किसकी है, P5 प्रोसेस की है, P5 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। फिर P1 प्रोसेस की प्रायोरिटी है, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। फिर इसके बाद में P3 प्रोसेस की प्रायोरिटी है, P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। फिर P4 प्रोसेस की प्रायोरिटी है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। तो ये प्रोसेसेस इसी प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब इनका बस टाइम देख लीजिए, बस टाइम इसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ, P1, P2, P3, P4, P5। अब यहाँ पर हमने देखा P1 प्रोसेस का बस टाइम कितना था 11, इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका 6, ये इनकी बस टाइमिंग थी। वेटिंग टाइम इनका क्या निकल के आया, P1 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा है, यहाँ पर P1 प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम हमने निकाला, देखिए P2 प्रोसेस जो थी, P2 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा है, ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट करते जाएंगे, हम माइनस कर करके कैलकुलेट होगा, जैसे आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, यहाँ पर मैंने बताया था किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जितना भी कैलकुलेशन आती है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन होगी इनकी। P1 प्रोसेस है यहाँ पर, तो P1 प्रोसेस को यहाँ पर वेट करना पड़ा था, इसका बस टाइम था 11,
तो इसके अकॉर्डिंग इसने वेट किया और इसको कितनी देर वेट करना पड़ा था, P1 प्रोसेस को आने के लिए 8 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा था। P2 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा था, 0 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा था। P3 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा था, P3 कहाँ, यहाँ पर, यानी इसको 19 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा था। P4 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा, P4 यहाँ पर है, यानी इसको 22 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। और P5 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा, इसको 2 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। तो ये इनकी वेटिंग टाइम, कितनी देर में प्रोसेस को वेट करना पड़ा, इनके वेटिंग टाइम निकल के आए। अब इनको हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकाला। इन एवरेज वेटिंग टाइम को हमने यहाँ पे ऐड किया, डिवाइड बाय 5 किया, तो ये इनका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरह से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को का एवरेज वेटिंग टाइम जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को कैसे, मैं अगर हमें वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का, ये हमारी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हमें टाइम क्वांटम देना होता है कि टाइम क्वांटम कितना है ये भी बताना होता है, और जितना टाइम क्वांटम होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसेस उतनी ही देर एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद में अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं तो रेडी क्यू में आके एंड ऑफ द रेडी क्यू लग जाती हैं, वेट करती हैं, और अगर कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेट हो ही जाती है। प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो एंड ऑफ द रेडी क्यू लगती है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को चांस मिलता है रन होने का सीपीयू पर, नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। अगर वो टर्मिनेट हो जाती है तो बाहर निकल जाती है सिस्टम से, नहीं हो पाती है तो वो भी एंड ऑफ द रेडी क्यू आके वेट करती है अपने चांस का। तो इसी तरह से एक के बाद एक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती जाती है, सभी प्रोसेस को इक्वल टाइम क्वांटम मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट अराइव एट टाइम 0 विद द लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन इन मिलीसेकेंड्स। हमने यहाँ पर तीन प्रोसेसेस ली हैं, P1, P2 एंड P3। P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मिली सेकेंड्स में है 20 मिली सेकेंड्स, P2 का है 2 मिली सेकेंड्स और P3 का है 3 मिली सेकेंड्स। अब यहाँ पर मैंने बताया था इसमें टाइम क्वांटम भी लेना पड़ता है, हमने यहाँ पर क्वांटम लिया है 4 मिली सेकेंड्स का। शेड्यूल द प्रोसेस यूजिंग आरआर शेड्यूलिंग, आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करनी है हमें इसमें। तो हमने कैसे किया, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, 4 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद P2 प्रोसेस को चांस मिल गया। अब क्योंकि P2 प्रोसेस को सिर्फ 2 मिली सेकेंड ही चाहिए तो 2 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे 6 हो गया, फिर P3 प्रोसेस को चांस मिल गया, ये 3 मिली सेकेंड तक की एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद फिर P1 को चांस मिल गया। फिर अगर कोई नई प्रोसेस नहीं आई है तो P1 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 चांस मिलता जाएगा और ये लगातार प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती जाएगी। अब यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम निकाला हमने, वेटिंग टाइम P1 प्रोसेस के लिए प्लस P2 प्रोसेस के लिए प्लस P3 प्रोसेस के लिए डिवाइड बाई 3 करेंगे। देन कैसे करेंगे इसको हम, P1 प्रोसेस के लिए हमने लिया, P1 प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, यहाँ पर 9 प्लस 4 पहला निकल के आया, प्लस फिर 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0, ये तीनों का वेटिंग टाइम निकल के आ गया हमारा। फिर डिवाइड बाय 3, तो हमारा यहाँ पे निकल के आया 9 में से 4 गया तो ये 9 में से 4, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, साइन यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि P1 प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा है, 9 में से 4, ये यहाँ तक का, तो 9 में से 4 गया तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 3 यानी 5 मिली सेकेंड इसका वेटिंग टाइम निकल के आएगा। ये एग्जाम्पल आरआर शेड्यूलिंग का मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको 2 एग्जाम्पल समझाए थे, आरआर शेड्यूलिंग में किस तरह से वेटिंग टाइम निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा। ये 3 यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको नहीं देखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझें आगे के कैसे काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कुछ और टफ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 4 जॉब्स हैं, 4 जॉब्स आर वेटिंग टू बी टर्न। हमारे पास 4 जॉब्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रही हैं। देयर एक्सपेक्टेड रन टाइम आर 19, 16, 15 एंड
50 प्लस एक्स, इनके एक्सपेक्टेड रन टाइम जो है वो क्या है, 19 है, 16 है, 15 है एंड 50 प्लस एक्स है. इन व्हाट ऑर्डर शुड दे बी रन टू मिनिमाइज एवरेज रेस्पॉन्स टाइम. इन्हें किस ऑर्डर में रन कराया जाए कि इनका एवरेज रेस्पॉन्स टाइम क्या हो, मिनिमाइज हो. अब मैंने आपको बताया था कि 5 क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी एल्गोरिथम को इवेल्युएट करते हैं. तो इन 5 क्राइटेरिया में मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है, थ्रूपुट होता है, वेटिंग टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, रेस्पॉन्स टाइम है. जिनमें से जो आपका थ्रूपुट है और सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, ये दोनों तो हमें क्या करने होते हैं, मैक्सिमाइज करने होते हैं. वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम हमें क्या करने होते हैं, मिनिमाइज करने होते हैं. और अगर हम इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को भी फॉलो कर लेते हैं तो बाकी के क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं. तो अब तक के जो एग्जाम्पल्स आपने इससे पहले पढ़े, उन एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने वेटिंग टाइम को क्राइटेरिया के फॉर्म में लिया था, एवरेज वेटिंग टाइम. और इससे पिछले लेक्चर में जो मैं आपको बता रही थी उनमें मैंने आपका वेटिंग टाइम लिया था और कंप्लीशन टाइम लिया था, टर्न अराउंड टाइम लिया था, जिसको एज ए क्राइटेरिया हम लेके चल रहे थे. अब आज इसमें इस एग्जांपल के अंदर हम रेस्पॉन्स टाइम को एज ए क्राइटेरिया ले रहे हैं. और अगर हम रेस्पॉन्स टाइम को, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करेंगे तो भी बाकी के क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होंगे. तो हमें क्या करना है, हमें इस ऑर्डर में इन प्रोसेसेस को सेट करना है कि रेस्पॉन्स टाइम क्या हो, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज हो. तो अगर हम इन प्रोसेसेस को FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या गैंट चार्ट बनेगा हमारा. इसमें सबसे पहले P1 प्रोसेस, फिर P2, फिर P3, फिर P4, इस ऑर्डर में हमने अरेंज किया. P1 सबसे सेकंड प्रोसेस, जो वेटिंग टाइम है वो हमने निकाला. वो वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ पर 0 मिली सेकेंड पहली प्रोसेस को वेट करना पड़ा, 19 मिली सेकेंड दूसरी प्रोसेस को वेट करना पड़ा, 35 मिली सेकेंड तीसरी प्रोसेस को वेट करना पड़ा, 50 मिली सेकेंड फोर्थ प्रोसेस को वेट करना पड़ा. डिवाइड बाय 4 किया तो 26 मिली सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम हमारा निकल के आ गया, 26 मिली सेकेंड. तो अगर हम इसमें 26 मिली सेकेंड आ रहा है एवरेज वेटिंग टाइम. अब ये आ रहा है हमारा FCFS मेथड से. चेंज कैसे करें कि हम इन दूसरे साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं. जैसे शॉर्टेस्ट जो हमारे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करें. और जैसे कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इनको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करके चलें, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही एवरेज वेटिंग टाइम निकालें, तो फिर हम चेक करें कि उसमें कितना आ रहा है. तो जिसके अकॉर्डिंग कम आएगा, जिसमें एवरेज वेटिंग टाइम कम आएगा, उसमें ही रेस्पॉन्स टाइम भी कम आएगा. तो रेस्पॉन्स टाइम या जो भी टाइम होते हैं, टर्न अराउंड टाइम है, ये सब क्या होती है, एक दूसरे से लिंक्ड है. ये चीज मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि ये सभी क्राइटेरिया एक दूसरे से लिंक्ड है. अगर एक क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे तो बाकी की क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगी. तो अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम कम हो रहा है तो रेस्पॉन्स टाइम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा तो क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम भी कम हो जाएगा. और ये कम होगा तो थ्रूपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो हमारे पास में अगर हम रेस्पॉन्स टाइम नहीं निकाल पा रहे तो हम तो इसमें क्या कर सकते हैं, वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं. और वेटिंग टाइम कम कर देंगे तो अपने आप ही टर्न अराउंड टाइम टर्न अराउंड टाइम भी कम हो जाएगा और रेस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाएगा. तो जो मेथड आप यूज करते आ रहे हैं उसी मेथड को आप यहाँ पर वापस से यूज कर सकते हैं. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास में एक सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, 4 सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3 एंड P4, जिनका अराइवल 1 है, P3 का 2 है एंड P4 का 3 है. इनके बर्स्ट टाइम भी दे रखे हैं. P1 का बर्स्ट टाइम है 8 मिली सेकेंड, P2 का 4 मिली सेकेंड, P3 का 9 मिली सेकेंड एंड P4 का 5 मिली सेकेंड. अब क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यूजिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो वेरिएंट था, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जेड चार्ट क्रिएट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है. और साथ ही आपको क्या करना है,
इसी सेट ऑफ प्रोसेस को सॉल्व करना है SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के थ्रू। यानी आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट दोनों के अकॉर्डिंग इसको निकालना है, इस प्रोसेस को सॉल्व करना है सेट ऑफ प्रोसेस को, और इस कंपेरिजन इसमें हो जाएगा कि दोनों में से क्या रिजल्ट आता है। तो पहले हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRT शेड्यूलिंग जो है, जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है SJF का, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है SJF, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास क्योंकि P1 प्रोसेस है और टाइम 0 पे वही प्रोसेस आई थी हमारे पास, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि P2 प्रोसेस वैसे तो छोटी है, 4 है उसका साइज, उसको पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पहले हमारे पास टाइम 0 पे कोई और प्रोसेस थी ही नहीं, P1 प्रोसेस ही थी, तो पहले हमारे पास P1 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर P1 प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया 0 टाइम पर। जैसे ही ये प्रोसेस सिस्टम में आ गई, P2 प्रोसेस का टाइम बहुत कम था कंपेरिजन टू इसके, तो क्या हुआ, P2 प्रोसेस, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, रिमेनिंग टाइम इसका और इसका क्या कंपेयर किया गया, तो P2 का जो टाइम है वो इसके रिमेनिंग टाइम से कम था, तो P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा दिया गया। P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद में पता है ये 4 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई, तब तक हमारी P4 प्रोसेस भी सिस्टम में आ गई। P4 प्रोसेस का टाइम इसके टाइम से अब भी कम था, इसका टाइम 5 था, इसका टाइम 8 था, तो इसका टाइम क्या था, अब कम था, तो P4 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो गई। अब हमारी P3 प्रोसेस आई टाइम 2 पर, लेकिन इसका टाइम इसके टाइम से ज्यादा था, तो P1 प्रोसेस को पहले चांस मिला। फिर नई आने वाली प्रोसेस है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में, क्या होता है कि जब भी क्यू में, रेडी क्यू में कोई भी नई प्रोसेस आती है, उसके टाइम को एग्जीक्यूट होने वाली प्रोसेस के बचे हुए टाइम के साथ में हमेशा कंपेयर किया जाता है। और जो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, अगर उसका बचा हुआ टाइम, जितना टाइम बच रहा है अभी एग्जीक्यूट होने में, बचा हुआ टाइम, रिमेनिंग टाइम, आने वाली नई प्रोसेस के टाइम से अगर कम होता है या ज्यादा होता है, जो प्रोसेस रिमेनिंग है, रिमेनिंग टाइम जो है, बचा हुआ टाइम आने वाली प्रोसेस के टाइम से ज्यादा होता है, तो आने वाली प्रोसेस को पहले चांस मिल जाता है, और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी उससे CPU ले लिया जाता है और उस प्रोसेस को वेटिंग में डाल देते हैं, रेडी क्यू में। तो ये चेकिंग हर बार होती है। जैसे सबसे पहले P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, जब P2 प्रोसेस क्यू में आई, तो P2 को कंपेयर किया गया P1 से, P2 का टाइम इसके रिमेनिंग टाइम से कम था, तो इससे CPU ले लिया गया P1 से और P2 को दे दिया गया। फिर P4 सिस्टम में आई, तो फिर से P4 के टाइम को कंपेयर किया गया, P4 का टाइम भी कम था, तो इसको भी एग्जीक्यूट करा दिया गया, P1 को चांस नहीं मिला। फिर इसके बाद में फिर हमारे सिस्टम में कौन सी आई प्रोसेस, P3 आई। अब P3 को जब कंपेयर किया तो इसका टाइम P1 से कम था, ज्यादा था, तो यहाँ पर P1 को चांस पहले मिला, उसके बाद में P3 को चांस मिला। अब इसके अकॉर्डिंग इसका एवरेज वेटिंग 10 जो है, 10 यहाँ था, 10 में से 1 यहाँ पर हो गया, फिर 1 से 1 हो गया, फिर यहाँ पर 17 प्लस 2 हो गया, फिर 5 प्लस 3 हो गया, इनको कैलकुलेट किया गया, डिवाइड किया, और फिर इसका ये एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हुआ। अगर इस चीज को हम चेंज करते, SJF शेड्यूलिंग के थ्रू निकालते शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी अगर इसमें प्रीएम्प्ट करना अलाउ नहीं होता, यहाँ तो हमने बीच में CPU ले लिया P1 प्रोसेस से, लेकिन अगर ऐसा अलाउ नहीं होता, बीच में आप CPU नहीं ले सकते इस प्रोसेस से, तो क्या होता, तो फिर अगर P1 प्रोसेस को पहले CPU मिल गया था, तो पहले P1 ही एग्जीक्यूट होती, फिर P2 एग्जीक्यूट होती, फिर P4 एग्जीक्यूट होती, फिर P3 एग्जीक्यूट होती, होना शुरू हो चुकी थी, तो P1 ही एग्जीक्यूट होती पहले, फिर इसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होती, फिर P4 होती, फिर P3 होती, फिर हम इसको सीक्वेंस को कर सकते थे आगे, लेकिन अगर P1 शुरू हो चुकी थी, चेंज नहीं कर सकते थे। और इस कंडीशन में इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आता 7.75 मिली सेकेंड, यहाँ पर आपका रहा था 6.5 मिली सेकेंड। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ज्यादा बेटर आती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से।
वैसे तो एसजीएफ एल्गोरिथम को हम ऑप्टिमल एल्गोरिथम कहते हैं, बेस्ट कहते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट उससे भी बेटर हो जाती है, क्योंकि वो हर बार जब भी कोई प्रोसेस नई प्रोसेस आती है सिस्टम में, वो हर बार उसके टाइम को कंपेयर करती है जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसके टाइम से। तो यहाँ पर जो सबसे शॉर्ट प्रोसेस है उसी, अगर वो बाद में भी आई है तो बाद में भी उसको चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का पहले। तो इस ये वाली एल्गोरिथम उससे भी बेटर कही जाती है, लेकिन ये फिर आ जाती है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की कैटेगरी में आ जाती है। तो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसजीएफ एल्गोरिथम और शॉर्ट। अब एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का और एग्जांपल समझ लीजिए। इसमें इसमें भी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दो कैटेगरीज हो जाती हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी वैसे तो ये आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव कैटेगरी में ही आती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी, लेकिन कई बार इसकी भी प्रीएम्प्टिव कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम जैसे आपने अभी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को आपने पढ़ा कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसी समय क्या हुआ, कोई उससे छोटी प्रोसेस आ गई तो उसको प्रायोरिटी दे दी गई। ऐसे ही प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, टाइम जीरो पे कोई प्रोसेस आई, उस समय जो थी उनमें से हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिया, लेकिन जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी तभी उस समय रेडी क्यू में कोई उससे भी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई। तो अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी उससे सीपीयू वापस लेके जो उससे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आई है, हायर प्रायोरिटी की आई है, उसको आपको सीपीयू देना चाहिए। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब वो प्रीएम्प्टिव कैटेगरी की एल्गोरिथम हो। तो यहाँ भी आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, प्रीएम्प्टिव कैटेगरी में और नॉन प्रीएम्प्टिव कैटेगरी में। तो अगर इसका प्रीएम्प्टिव कैटेगरी वाला वर्जन रखेंगे तो कैसे करेंगे इसको, जैसे सपोज करें एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल डे, और हमें एक जैन चार्ट जो है वो बनाना है जिसमें हमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को यूज करना है। एबीसीडी ये चार प्रोसेसेस हैं। अराइवल टाइम इनके 0 1 2 3 दे रखे हैं मिली सेकेंड्स में, बस टाइम इनके दे रखे हैं 4 3 3 5, और इनकी प्रायोरिटी भी दे रखी है। अब हमने इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन स्टार्ट किया। प्रीएम्प्टिव में क्या होगा, सबसे पहले जीरो टाइम पर ए प्रोसेस ही थी जिसकी प्रायोरिटी 3 थी, इसकी 3 थी, इसकी 6 थी, इसकी 5 थी, तो सब अराइवल टाइम 0 पे यही थी, तो यही पहले एग्जीक्यूट होगी। फिर इसके बाद में ये 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुई। फिर इसके बाद में बी प्रोसेस आई, बी प्रोसेस 1 मिली सेकेंड पर आई, इसकी प्रायोरिटी क्या थी, इसकी प्रायोरिटी भी 3 थी। तो क्या होगा, बी प्रोसेस, और इसको बस टाइम इसको कम चाहिए था, इसको बस टाइम ज्यादा चाहिए था, इसको बस टाइम कम चाहिए था, तो इसको बस टाइम कम चाहिए तो बी प्रोसेस को चांस मिल सकता है यहाँ पर। फिर हमारी सी प्रोसेस आ गई, सी प्रोसेस को भी बस टाइम कम चाहिए तो सी प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकती है। फिर इसके बाद में हमारी डी प्रोसेस आ गई, तो डी प्रोसेस को की प्रायोरिटी क्या है, कम है, तो डी प्रोसेस को फिर चांस मिल सकता है। फिर बी प्रोसेस जो है, बी प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकती है, फिर ए प्रोसेस हो सकती है। इसमें क्या है, इस तरह से प्रोसेसेस आगे पीछे हो सकती हैं। प्रोसेस ए रन अंटिल प्रोसेस बी अराइव, जब तक प्रोसेस बी आएगी तब तक ये प्रोसेस रन होगी। बी प्रीएम प्रोसेस ए एंड रन अंटिल इट इज प्रीएम्प्टेड बाय प्रोसेस सी, बी प्रोसेस रन होगी जब तक कि प्रोसेस सी उसे प्रीएम्प्ट नहीं कर देती। आफ्टर प्रोसेस सी टर्मिनेट प्रोसेस डी रन, जब प्रोसेस सी टर्मिनेट हो जाएगी तो प्रोसेस डी एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगी। After process D, the lower priority process B and process A run. अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी है वो प्रायोरिटी हमने किसको दी है, जिसका नंबर ज्यादा है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। यहाँ पर प्रायोरिटी किसको ज्यादा पे रखा है, जिसका नंबर ज्यादा है प्रायोरिटी में उसको प्रायोरिटी ज्यादा पे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लो प्रायोरिटी किसकी है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, सी की है, सी को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे रखा गया है। फिर उससे कम डी को रखा गया है, फिर हमने इसको बी को रखा है, फिर ए को रखा है। तो ए प्रोसेस सबसे पहले आई, लो प्रायोरिटी की थी लेकिन यही प्रोसेस थी सिस्टम में तो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। फिर बी प्रोसेस आई तो बी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। फिर इसके बाद सी प्रोसेस आई, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी तो ये एग्जीक्यूट हुई, और ये तब तक एग्जीक्यूट हुई जब तक ये टर्मिनेट नहीं हो गई। फिर बी एग्जीक्यूट हुई, और फिर सबसे लास्ट में ये प्रोसेस जो लोएस्ट प्रायोरिटी पे थी उसका चांस आया और वो एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ पर प्रोसेस से हम प्रीएम्प्ट करा सकते हैं सीपीयू को।
नॉन प्रिएम्प्टिव कैटेगरी होती तो क्या होता, नॉन प्रिएम्प्टिव में पहले ए प्रोसेस एग्जीक्यूट होती, फिर इसके बाद में बी प्रोसेस से चुकी है, बी आ चुकी है, तो सी और डी एग्जीक्यूट होती और फिर बी होती और ए पूरी एग्जीक्यूट हो जाती, क्योंकि हम बीच में तो हम उसे सीपीयू ले ही नहीं सकते। तो बी क्योंकि प्रायोरिटी कम थी तो बी को चांस बाद में मिलता, सी और डी उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाती। तो इस तरह से हम इनको एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल्स वर्क करते हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स वर्क कर सकते हैं। राउंड रॉबिन में आप अलग अलग जिस तरह का टाइम क्वांटम देंगे उसी तरह से वर्क करेंगे। एसजीएफ एल्गोरिथम्स के अंदर शॉर्टेस्ट जॉब्स को पहले टाइम मिलेगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग्स के अंदर प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होगी कम होगी उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम मिलेगा। और जो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है प्रोसेस है, एल्गोरिथम्स है, उनमें जो प्रोसेस पहले आएगी उसको पहले चांस मिलेगा, जो प्रोसेस बाद में आएगी उनको बाद में चांस मिलेगा। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हम आगे के लेक्चर्स में और कंटिन्यू करेंगे और एग्जांपल समझेंगे, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट जो है शेड्यूलिंग का क्लियर हो जाए। थैंक यू।